हाँ जी, क्या हाल क्या हाल क्या हाल। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर कवरिंग द न्यू क्वेश्चंस। यस, जो हमारे जैन 26 अटेम्प्ट के लिए न्यू क्वेश्चंस है उन सब चीज को हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। देखो, सबसे पहले मैंने सोचा था क्यों ना सिर्फ पीडीएफ शेयर कर दूं, फिर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं जिससे आपको एक कॉम्प्रहेंसिव सारे क्वेश्चंस की एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। सर, इन न्यू क्वेश्चंस आए कहां से, कौन से अटेम्प्ट के क्वेश्चन से, कहां के क्वेश्चन से? तो देखो, इसके अंदर मैंने कवर किया है हमारा पास्ट पेपर May 25, इसके अलावा हमारे सितंबर आरटीपी, एमटीपी, ये कवर्ड है इस पर्टिकुलर न्यू क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि यहां पे काफी सारे न्यू क्वेश्चंस थे, वो सारी चीज हम कवर करके चलेंगे। सर, हमारे जैन 26 के एमटीपी आरटीपी कहां गए? देखो, अभी आरटीपी तो आ गया बट एमटीपी नहीं आया। अब एमटीपी जब आएगा उसके बाद हम एक पूरा आरटीपी एमटीपी इसका एक कंपाइलेशन करके जो जो न्यू क्वेश्चंस होंगे उसका हम डिस्कशन कर लेंगे। सर, आपने सितंबर 25 का आपने क्वेश्चन पेपर को क्यों इंक्लूड नहीं किया? देखो, सितंबर 25 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो जैन 26 में आने के चांसेस कम है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। बाकी ये जो हमारे मेन न्यू क्वेश्चंस है इनको करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए क्वेश्चंस का वैरायटी आपको पता होनी चाहिए। मे बी सितंबर के आरटीपी एमटीपी से आपके एक क्वेश्चन बन के आ जाए, इसलिए ये 20 से 22 क्वेश्चंस है वो सारे आपको एक बार अच्छे से करने पढ़ेंगे। मैं मार्क भी करा दूंगा कौन कौन से इंपोर्टेंट हो सकते हैं, वो भी हम मार्क करके चलेंगे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऑडिट के अंदर कहीं पे भी इशू आ रहा है ना, देखो, अगर ऑडिट आपसे कंप्लीट नहीं हो पा रही, ऑडिट में आपको कुछ चीज समझनी है, कुछ चीज पूछनी है, आप मुझे टेलीग्राम पे कभी भी मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर मुझे ऑडिट का एक बूस्ट करना है, इट मींस मुझे सर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, मुझे एससीएस को समझना है, मुझे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आते, या फिर आपसे एमसीक्यू सोल्व नहीं हो रहे, वो सारी चीज में इशू आ रहे हैं ना, तो उसके लिए हमारे एक छोटा सा बैच है। छोटा इट मींस हमारा एसए विद एथिक्स बैच है और एक हमारा ओनली एसए का बैच है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम? 38 आवर्स के अंदर, 38 आवर इट मींस आप इजीली 13 डेज के अंदर कवर कर लोगे, और ओनली एसए वाले बैच की बात करो तो आप 8 डेज में ही कवर कर लोगे। सर, क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं इसके अंदर हम? एसए, एसआरएस, एसआरई, एसएए और प्रोफेशनल एथिक्स विद क्वेश्चंस। यस, प्रोफेशनल एथिक्स के ही हमने 100 क्वेश्चंस क्लास के अंदर ही कवर किए हैं, तो काफी अच्छे से पूरा डिटेल में समझाए, एक एक चीज का इंटरलिंकेज किया है, फिर उसके साथ साथ हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, सो दैट आपको एक बूस्ट मिल जाए। 75% ऑफ योर ऑडिट सिलेबस एक बूस्ट की तरह से आपका 13 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा पूरा विद क्वेश्चंस। मल्टीपल रिवीजन क्लास के अंदर होगा, इट मींस एक बार आपकी लर्निंग भी क्लास के अंदर हो जाएगी, और कॉन्सेप्चुअल इंटरलिंकेज तो होगी जिससे आपको एमसीक्यू में भी हेल्प मिलेगी। अगर आपको इन बैच में से कुछ भी एनरोल करना है तो आप वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके एनरोल कर सकते हो। नाउ वी आर स्टार्टिंग द न्यू क्वेश्चंस। सर, कौन कौन से न्यू क्वेश्चन है, कैसे आपने सेग्रीगेट किए हैं? हाँ, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, सर ये किसके लिए एप्लीकेबल है? मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास, कुछ स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन बैंक होगी जिनके में ये न्यू क्वेश्चंस ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। सर, कौन से? अगर आपने क्वेश्चन बैंक परचेज करी नवंबर 3 के बाद, इट मींस हमारे एग्जाम का जो रिजल्ट आया था सितंबर 25 का, उसके बाद आपने परचेज की है, तो आपके सारे न्यू क्वेश्चंस आपकी क्वेश्चन बैंक के अंदर इंक्लूड मिलेंगे। उससे पहले किसी ने परचेज की थी, उनको ये अलग से न्यू क्वेश्चंस वाली पीडीएफ को रेफर करना पड़ेगा। वैसे भी आप देख सकते हो SQ1 और SA220 के अंदर अगर आपका 22nd या 23rd क्वेश्चन आपका ये वाला नहीं है, तो आप मान लेना आपकी क्वेश्चन बैंक के अंदर वो इंक्लूड नहीं है, आपको ये पीडीएफ अलग से 30 पेजेस की रेफर करनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट विद SQ1 एंड SA220। अब इसको हम एनालाइज भी करते जाएंगे कि कैसे हमको सॉल्यूशन लिखना होता है, सो दैट आपको एग्जाम में वो दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 1, XYZ and associate chartered accountant is an audit firm giving services to the various type of client in the field of auditing, taxation, management, consultancy। firm क्या क्या सर्विस देती है उसके रिगार्डिंग बात की गई। It has been doing statutory audit of B Limited, a listed entity, since last 7 year। देखो यहाँ पे क्या बोला, एक तो लिस्टेड एंटिटी है, लास्ट 7 ईयर से ऑडिट कर रहा है। दो चीजें आपको है ना सुनते ही एक चीज का हिंट आ जाना चाहिए, सर कहीं ना कहीं हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट जो हमारे SQ1 का एक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर का एक इंडिकेटर होता था, सॉरी इंडिकेटर नहीं, क्वालिटी कंट्रोल का एक एलिमेंट हुआ करता था एथिकल रिक्वायरमेंट, उसके अंदर था कि लिस्टेड एंटिटी के केस के अंदर 7 ईयर के अंदर हमें एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट करना चाहिए, ऐसे आपको रिटेन होना चाहिए, ऐसे आपको रिकॉल होनी चाहिए चीजें। ये हम क्लास के अंदर काफी अच्छे से कराए, आप जो मेरे स्टूडेंट उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर
CAX, who has been doing engagement partner for the company since the beginning, has complete idea about the strength and weakness of the internal control of the company. देखो यहाँ पे हिंट क्या दिया है, CAX एंगेजमेंट पार्टनर है, वो शुरू से ही उस कंपनी का ऑडिट कर रहा है। और आप कब से ऑडिट कर रहे हो? 7 ईयर से ऑडिट कर रहे हो, और एंगेजमेंट पार्टनर भी शुरू से। इट मींस एंगेजमेंट पार्टनर को 7 ईयर हो गए। यस, अब आपका रोटेशन अप्लाई होगा। ये हमारा वो वाला रोटेशन नहीं कि आपको फर्म चेंज करनी पड़ेगी, अब आपको एंगेजमेंट पार्टनर चेंज करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर इन्होंने हिंट दिया है। अब आगे देखते हैं। He maintains good relationship with the management and TCWG. Okay. Every year audit is completed in the cordial and healthy manner. ये सारी चीजें ठीक है। During the current year, the quality control reviewer insisted to change the engagement partner for the company, saying the continuing of same engagement partner poses some risk and threat to the organization. The management of the company does not wish to change the engagement partner. ये मैनेजमेंट कर रही है गड़बड़, क्योंकि अब आप SQ7 और SA 220 का आप कंप्लायंस करके नहीं चल रहे, जो हमारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है उसका कंप्लायंस करके नहीं चल रहे, क्योंकि एंगेजमेंट पार्टनर को लिस्टेड एंटिटी के केस के अंदर आपको रोटेट करना पड़ता है। हाउ डू यू व्यू अबाउट द सिचुएशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इन ऑडिट फर्म इन टर्म ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ SQ7? अब इसको सोल्व कैसे करना है? एक पार्ट तो ये हो गया। सेकेंड पार्ट, गाइड द फर्म इन एस्टेब्लिशिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर की जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर उसके बारे में बात करेगी। देखो सबसे पहले बात की गई यहां पे रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग, इसमें कौन सी रिक्वायरमेंट आ रही है सर? एथिकल रिक्वायरमेंट के एलिमेंट की बात की गई। वहां पे भी आप ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग आपके जो 3 पॉइंट्स होते हैं SQ1 SA 220 के वो लिखे, उसको लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको कहां से मार्क्स मिलेंगे? सबसे पहले आप SQ1 और SA 220 का इंट्रो दोगे, उसके बारे में बेसिक बताओगे, फिर बताओगे कि अगर लॉन्ग टर्म तक हम एक ही पर्सनल को, एक ही एंगेजमेंट पार्टनर को एक ही ऑडिट पे लगाए रखते हैं तो कहीं ना कहीं फैमिलियरिटी रिस्क इंक्रीज होता है। अब उस रिस्क के रिगार्डिंग लिस्टेड एंटिटी केस के अंदर हमें रोटेट करना पड़ेगा एंगेजमेंट पार्टनर को आफ्टर और बिफोर द पीरियड ऑफ 7 ईयर, उसके अंदर हमें रोटेट करना पड़ता है, प्री डिफाइंड पीरियड है। इस केस के अंदर हमने रोटेट नहीं किया तो यहां पे आपका नॉन कंप्लायंस हो रहा है, SQ7 और SA 220 की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, ऐसा आपको लिख के आना पड़ेगा। ये बिल्कुल रिलीवेंट हो गया। अगर आप इंडिपेंडेंस लिखते टाइम वेस्ट होता, वहां पे मार्क्स नहीं मिलते। अब देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग, यहां पे बेसिक नाम लिखा, using the same senior personnel assurance engagement over a long period may impair the quality of the performance of engagement। ये सारी चीज बात की गई। फिर यहाँ पे बताया गया नेचर ऑफ एंगेजमेंट और लेंथ ऑफ सर्विस, ये सारी चीज कंसीडर करते हैं। यहाँ पे फैमिलियरिटी थ्रेट क्रिएट होता है, ये भी आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, ये आपने लिखा। फिर यहाँ पे आया इन दी गिवन सिचुएशन, देखो यहाँ पे लिखा भी है आफ्टर अ प्री डिफाइंड पीरियड आपको नॉट मोर देन 7 ईयर रोटेट करना पड़ेगा। ये आपका हो गया प्रोविजन, रिलीवेंट प्रोविजन, ये आपको लिखना कंपलसरी, अदरवाइज मार्क्स कम मिलेंगे। फिर ये आपका फैक्ट ऑफ द केस आया। फिर यहां पे आया इन द व्यू ऑफ SQ7 द कंटिन्यूइंग, आपका पीरियड सब ज्यादा है जिससे फैमिलियरिटी थ्रेट क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके यहां पे दिक्कत है, आपने यहां पे क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर में इशू आ रहा है। सेकंड बात क्या क्या आई सर? यहां पे सेकंड क्वेश्चन क्या था? गाइड द फर्म एस्टेब्लिशिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। सर एंगेजमेंट पार्टनर के कौन से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होते हैं? ध्यान से याद रखो, हमने HR के अंदर, HR इट मींस ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर एक एलिमेंट होता है, उसके अंदर हमने देखा था कि एंगेजमेंट पार्टनर के क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आप पार्टनर को बताओगे। सेकंड, एंगेजमेंट पार्टनर के रिगार्डिंग जो डिटेल है वो आप TCWG और क्लाइंट को शेयर करोगे। थर्ड, एंगेजमेंट पार्टनर की कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज को इवेल्युएट करोगे, इसके पास सफिशिएंट टाइम है या नहीं, आप वो इवेल्युएट करोगे। वही पॉलिसीज एंड प्रोसीजर की बात कर रहा है। आइडेंटिफाई एंड रोल ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, जो आप कम्युनिकेट करोगे। एंगेजमेंट पार्टनर का एप्रोप्रिएट कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंस है या नहीं, वो आप चेक करोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर क्लियरली डिफाइंड है या नहीं, आप उसको कम्युनिकेट करके चलोगे पार्टनर को। ये सब हमने नोट्स के अंदर से काफी अच्छे से कवर किया है, वही पॉइंट यहाँ पे कवर किया। ये हमारा पूरा क्वेश्चन 1 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। SADC and Associate, a medium-sized audit firm, is appointed as an auditor of Neuronix Limited, a listed pharmaceutical company engaged in extensive R&D with complex global operation। ये इसमें काम करती है, ये इसका ऑपरेशन है। C राशि एंड एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ SDC एंड एसोसिएट, एंगेजमेंट पार्टनर की बात की गई। ओके, इज लीडिंग द ऑडिट टीम फॉर द ऑडिट ऑफ द सेम, इसी की ऑडिट कर रहा है, न्यूरोनिक्स की। was earlier audited by the Big Four, पहले इसका Big Four ऑडिट करता था। that withdraw from the engagement citing scope limitations, it means Big Four ने withdraw करा।
बिग फोर पहले विड्रॉ करके जा चुकी है, इसलिए सीए राशि के पास आए हैं, एसडीसी एंड एसोसिएट के पास आए हैं। और विड्रॉ क्यों किया है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने लिखा है कि स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगा रही है मैनेजमेंट। अब यहां कहीं ना कहीं रिस्क हो सकता है, इसलिए ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आगे कंसिडर करेंगे। During the audit planning, CA Rashi realized that while her team is skilled in standard manufacturing audits, they lack experience in pharma R&D and associate regulatory framework. यहाँ पे सिंपल सा बोला गया, देखो हमारी जो पर्सनल्स है उनको कोई एक्सपीरियंस तो है, बट उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, हमारी नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के उसके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की। तो कहीं ना कहीं हमारी फर्म के पर्सनल से रिगार्डिंग बात की गई। यस सर, द फर्म इज अंडर प्रेशर टू कंप्लीट द ऑडिट इन टाइम, टाइमली ऑडिट कंप्लीट करना है, उसके रिगार्डिंग भी बात की गई। पूरा पूरा हिंट दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं। टू मीट द लिस्टिंग ऑब्लिगेशन ऑफ न्यूरोनिक्स लिमिटेड, द मैनेजिंग पार्टनर इंसिस्टेड कंटिन्यूइंग द ऑडिट, और ये सारी चीज बात की गई। ओके, इन द लाइट ऑफ SQC 1 एंड SA 220, एनालाइज द क्वालिटी कंट्रोल कंसिडरेशन, CA राशि मस्ट इवेल्युएट बिफोर कंटिन्यूइंग विद द एंगेजमेंट। बिफोर कंटिन्यूइंग विद द एंगेजमेंट, कहीं ना कहीं सर ये कौन से एलिमेंट की बात कर दी? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस की। उसके अंदर तीन चीज होती थी, एक हमारी इंटीग्रिटी होती थी, एक हमके फर्म के पर्सनल्स के रिगार्डिंग हम इवेल्युएट करते थे कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज, थर्ड हम विड्रॉ करके चलते थे, वो वाली बात थी। अब यहां पे किसके रिगार्डिंग बात की गई? सेकंड पॉइंट के रिगार्डिंग, क्योंकि सेकंड पॉइंट के अंदर आपको याद हो तो वहां पे हम एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग बात करते थे फर्म के पर्सनल्स का। सेकंड पॉइंट के अंदर ही हम बात करते थे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग नॉलेज है या नहीं है। सेकंड पॉइंट के अंदर हम बात करते थे कि आप टाइमली ऑडिट कंप्लीट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वही सारी यहां पे हिंट दी गई। तो यहां पे आपसे पूरा पूरा प्रोसीजर मांगा गया फर्म के पर्सनल्स को इवेल्युएट करने का, वो आप लिखोगे। एक्सेप्ट करने से पहले आपको वो इवेल्युएट करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या क्या चीज करना पड़ेगा? सर सबसे पहले बात आती है, अगर लिमिटेशन लगाए, अगर लिमिटेशन लगाए, ध्यान से सुनो, अगर लिमिटेशन लगा रहे हो तो इस केस के अंदर लिमिटेशंस क्यों लगाया, क्या उससे हमारी ऑडिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, आपको वो कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है प्रीवियस ऑडिटर्स हम कम्युनिकेट करते प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर, इसीलिए आपको वो भी इवेल्युएट करना पड़ेगा, इसलिए ये पॉइंट यहां पे लिखा गया। देखो हर पॉइंट का कहीं ना कहीं किसी चीज के से रिलेशन होता ही है, आपको कंसीडर करना पड़ेगा। यहां पे ये भी कंसीडर करोगे। सेकंड आप देखोगे फर्म की कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंस, ये इवेल्युएट करोगे। और थर्ड एक दो पॉइंट और आप कंसीडर करके चलोगे। यहीं पे आपका पूरा पूरा इंट्रो आया, इंट्रो के बाद आपका यहां पे प्रोसीजर्स है, इसके बाद SA 220 के रिगार्डिंग पॉइंट लिखे गए। फिर यहां पे गिवन द केस आया, ये सारी चीज है कि इंटीग्रिटी देखोगे प्रिंसिपल ओनर की, ये सारी चीज कंसीडर करोगे। ओके, अब आया क्या क्या चीज आप कंसीडर करोगे बिफोर प्रोसीडिंग द एंगेजमेंट। सबसे पहले फर्म की कैपेबिलिटीज कंसीडर करके चलोगे, इट मींस फर्म के पर्सनल्स के रिगार्डिंग आप असेस करोगे। सेकंड अंडरस्टैंड करोगे, भैया अंडरस्टैंडिंग लोगे प्रीवियस ऑडिटर विड्रॉ क्यों करके गया था उसके रिगार्डिंग, क्योंकि उसके बिना आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट EQCR अपॉइंट करना पड़ेगा। सर EQCR की बात कहां से आई? देखो यहां पे छोटा सा पॉइंट है ना, छुपाया हुआ है ये पॉइंट। और जब भी SQC1 की बात आ रही है और वहां पे लिस्टेड लिखा आ गया तो आपके दिमाग में एक चीज तो आ जानी चाहिए, भैया इसका तो EQCR होगा ही होगा। तो इसलिए यहां पे आपके पास, आपकी कंपनी के पास, सॉरी आपकी फर्म के पास EQCR अपॉइंटेड है या नहीं है, वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आपने वो कंसीडर नहीं किया तो आप वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। अगर आपके पास EQCR नहीं है, EQCR तो मैंडेटरी है लिस्टेड एंटिटी केस के अंदर, तो इस केस के अंदर भी आपको वो कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे SA 240 पे। SA 240 का बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो ये केस स्टडी को रीड भी ना करो ना तो भी लास्ट में क्या लिखा है हम उसको देखते हैं। गाइड बीटा लिमिटेड टू डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन इन डिटरमाइनिंग ओवरऑल रिस्पॉन्सेज टू एड्रेस द असेस रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। देखो मेजर स्टूडेंट ने May 25 के पेपर के अंदर क्या गड़बड़ करी थी, उन्होंने देखा रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिगार्डिंग प्रोसीजर पूछा है, क्यों ना मैं एसेट 315 लगा दूं, वहां पे भी तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात करी जाती है। बट भैया आगे की लाइन तो पढ़ लेते, ड्यू टू फ्रॉड। अगर यहां पे लिखा होता ना सिर्फ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो हम उस साइड जा सकते थे, फिर तो हम केस स्टडी रीड करके पता लगा सकते थे। इसके अलावा जब यहां पे ड्यू टू फ्रॉड की जगह ऐसे लिखा होता ड्यू टू एरर और फ्रॉड तो हम बेसिक पे जाते। बट ये स्पेसिफिकली पूछ किसके रिस्पेक्ट में रहा है? फ्रॉड के रिस्पेक्ट में, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे क्या होता है, असर्शन लेवल पे क्या होता है। पूरा पूरा नोट्स के अंदर हमने यही देखा है। एक बार नोट्स पे आते हैं। SA 240 200 है, यस ये रहा।
रेस्पॉन्स टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, ये मैंने काफी अच्छे समझाया था। पहले हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, फिर उसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स देंगे। रिस्पॉन्स का यहां से पूछा गया है, रिस्पॉन्स क्या होता है सर? हमारा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होता है जो हमारा एसए 330 के हिसाब से लगता है। मैंने वहां पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बोल दिया 315, वहां पे 330 की बात कर रहा था मैं। फिर यहाँ पे ओवरऑल रिस्पॉन्स हमारे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होता है, एक हमारे असर्शन लेवल पे होता है। ये काफी सारे स्टूडेंट ने कभी पढ़ा ही नहीं एसए 240 के अंदर, क्योंकि काफी सारे नोट्स के अंदर कवर नहीं है, हमारे में पहले से था। और यहां पे ये पॉइंट आपको लिखने थे, ये पॉइंट डायरेक्ट आपसे पूछा गया था, ये पॉइंट आप लिख देते तो आपको मार्क्स मिल जाते। सेम यहाँ पे वही बात की गई, आप असाइन करोगे, सुपरवाइज करोगे पर्सनल को, इवेल्युएट करोगे सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, इनकॉर्पोरेट करोगे एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हुआ। फिर आपके असर्शन लेवल पे बात की गई, वो मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, चार्ट के अंदर भी लिखा हुआ था कि हम क्या करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर नेचर चेक करते हैं, हम जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं उसके रिगार्डिंग और डिटेल में जाते हैं, वही यहाँ पे बात की गई। इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना। तो ये हमारा एसए 240 का क्वेश्चन आया था मई 25 के अंदर। सितंबर और हमारे जो सितंबर के आरटीपी एमटीपी उसमें कोई भी न्यू क्वेश्चन नहीं है एसए 240 का। अब आता है हमारा एसए 510, बीच के सारे क्वेश्चंस जो भी होंगे वो पुराने होंगे या होंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, सीए जोरा हैज रिसेंटली एक्सेप्टेड एंगेजमेंट of statutory audit of Sangman Limited for the financial year 24-25. While reviewing the trial balance and financial records, Jora identified the opening balance as on the 1st April 2024 as the carry forwarded from the previous year and was audited by the another auditor. देखो, अगर आपको ये लाइन क्वेश्चन के अंदर लिख रही है और फिर भी आप स्ट्राइक नहीं कर पा रहे कि भाई कौन सा ऐसे लग रहा है, तो गड़बड़ है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में गड़बड़ है। साफ साफ बताया था भैया, देखो ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग बात करेगा तो ऐसे 510 आएगा, क्योंकि उसके अंदर प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होकर ओपनिंग बैलेंस के अंदर आता है। उसके रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, क्यों वो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव बोलता है, ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, वो सारी चीज हमने डिटेल में डिस्कस किया था, वही यहां पे बात की जाएगी, वही हम आगे देखेंगे। सीए रोहन, Jora wants to be satisfied regarding the sufficiency and appropriateness of opening balances. साफ साफ ऐसे 510 को क्वेश्चन में यहाँ पे बता दिया। Briefly mention the audit procedure Jora should perform to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the opening balances. तो आप क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे उसके रिगार्डिंग बात की गई। जब भी मैंने ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग बात करी थी तो हम दो बेसिक प्रोसीजर देखते हैं सर। एक तो ये होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस है जो प्रीवियस ईयर का, वो कैरी फॉरवर्ड ओपनिंग बैलेंसेस में करेक्टली आया हो, हम एक ये चेक करेंगे, बेसिक है। सेकंड सर, अकाउंटिंग पॉलिसीज भी चेंज हुई होगी, सॉरी कैरी फॉरवर्ड हुई होगी, तो कंसिस्टेंटली कैरी फॉरवर्ड हुई है नहीं हुई वो चेक करेंगे। अगर चेंज हुआ है तो उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर हुआ है नहीं हुआ वो चेक करेंगे, वही आपके ऑडिट प्रोसीजर है। उसके अलावा हमने एक और प्रोसीजर देखा था सर, या तो हम स्पेसिफिकली क्या करते हैं उस पर्टिकुलर ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, या फिर करंट ईयर पे हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, उससे हमें ओपनिंग बैलेंसेस का पता लग जाएगा। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, ये भी हम दिखा देते हैं नोट्स में, कहां था हमारा 510, यस ये रहा प्रोसीजर, ये पूरे प्रोसीजर की बात की गई थी, यही प्रोसीजर हम यहाँ पे देख रहे हैं। फिर यहाँ पे आप परफॉर्म करोगे वन और मोर प्रोसीजर अगर प्रायर पीरियड में किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया हुआ है जो कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, इट मींस उसने ऑडिट किया है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट ले लेंगे, उसकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर हम रिलाई कर लेंगे, उसके अंदर प्रोसीजर देख लेंगे। तो वही बात ये की गई, यहाँ पे आप रिलाई कर सकते हो प्रायर पीरियड के ऑडिट रिपोर्ट पे। फिर साथ साथ आप इवेल्युएट करोगे करंट पीरियड पे जो प्रोसीजर परफॉर्म करे उससे आपको ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा, या फिर आप स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लोगे। अब सेकंड पॉइंट क्या पूछा गया यहाँ पे, also suggest the approach to be followed by Jora if he is either unable to obtain adequate evidence about the opening balance or find material misstatement। अब यहां से आपको रिपोर्टिंग का पूछ लिया, यहां पे बोला अगर उसको एडिक्वेट एविडेंस नहीं मिलता, इट मींस नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो हमारा क्या प्रोसीजर होगा, इट मींस हम तो ओपिनियन के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। सेकंड, अगर आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलता है तो उसके रिगार्डिंग क्या इंपैक्ट आएगा। साफ साफ मैंने यहां पे बताया था रिपोर्टिंग के रिस्पेक्ट में, अगर आपने कंक्लूड कर दिया ओपनिंग बैलेंस के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दोगे, अगर आप ऑब्टेन ही नहीं कर पाए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो आप क्वालिफाइड और डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन दोगे। सेम बात यहां पे लिखी गई है।
इफ ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो यहां पे आप एक्सप्रेस करोगे क्वालिफाइड और डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन। और अगर आपने कंक्लूड कर दिया ओपनिंग बैलेंस मटेरियल इफेक्ट है, तो उस केस के अंदर भी आप क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन इशू करोगे। यहां डिस्क्लेम आ रहा है, यहां एडवर्स आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा एसए 510 का क्वेश्चन था। अब आते हैं हम एसए 540 का क्वेश्चन। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चंस कह सकते हैं इसको। यस यहाँ पे देखो, मैं आपको पूरा केस स्टडी रीड नहीं कर रहा, बट यहाँ पे आपसे पूछ गई है डायरेक्ट आपसे कि प्रायर पीरियड के जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है उसके रिगार्डिंग ऑडिटर कुछ कंसीडर करना चाहता है, कर सकता है? यस कर सकता है। हमने ऐसे 540 के अंदर देखा था, आप रिव्यू कर सकते हो प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, आप जो रिव्यू कर रहे हो ना, उसका ये मतलब नहीं है आप जो प्रीवियस में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए गए हैं मैनेजमेंट ने, उसके ऊपर हम जजमेंट के ऊपर क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जस्ट रिव्यू कर रहे हैं सो दैट हमें करंट पीरियड पता लग जाए कि इनके जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, उनका प्रोसेस होता है, वो कितना इफेक्टिव है। सेकंड, एक हमें ये पता लग जाएगा मैनेजमेंट की बायसनेस कितनी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर, और ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो ये आपका ऑडिटर क्या ऑब्टेन करेगा एविडेंस, उसके रिगार्डिंग बात की गई। फिर यहाँ पे प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आल्सो असिस्ट मैनेजमेंट बायसनेस के रिगार्डिंग। रिव्यू डज नॉट इंटेंड टू कॉल क्वेश्चंस अबाउट द जजमेंट ऑन द प्रायर पीरियड। हम कोई जजमेंट नहीं कर रहे प्रायर पीरियड के जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है उसके ऊपर, हम सिर्फ यही बातें लिख के आएंगे। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तीनों, तो ये तीनों आपके मेंशन होने चाहिए, उसी के रिगार्डिंग यहां पे बात की गई। अब आते एसएस 700 का। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको रीड करा देता हूं। ऑल इन वन लिमिटेड, अ लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर अपॉइंटेड सीए कबीर एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर. After accepting the engagement and performing the audit procedure, he noticed that the management has restricted his access to the key inventory record and certain supplier confirmation. मैनेजमेंट ने आपके ऊपर लिमिटेशन लगा दी, साफ साफ ऐसा बोल दिया गया। अब लिमिटेशन लगाई कब है? जब आपने ऑडिट को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद लिमिटेशन लगाई। दो केस होते हैं, मैंने आपको बताया था 210 के अंदर हमने देखा था एक केस, अगर मैनेजमेंट आपके ऊपर लिमिटेशन लगाता है बिफोर एक्सेप्टिंग तो हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। सेकंड, एक्सेप्ट करने के बाद लिमिटेशन लगाई, एसएफ 705 के अंदर हम देखते थे, हम क्या करते हैं सर, पहले तो मैनेजमेंट से बोलेंगे मैनेजमेंट लिमिटेशन हटा दो, मैनेजमेंट नहीं हटाएगी, हम टीसीडब्ल्यूजी के पास चले जाएंगे, टीसीडब्ल्यूजी लिमिटेशन हटा दो। उसके साथ साथ हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, एडिशनल प्रोसीजर नहीं, अल्टरनेटिव प्रोसीजर, क्योंकि हम वहां पे प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। सर अब मुझे कंफर्म हो गया कि यार जो ये मैं मेरे ऊपर लिमिटेशन लगाई है उससे मैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, और उसका जो इफेक्ट है मटेरियल बट नॉट परवेजिव है, क्वालिफाइड दे दूंगा। मटेरियल और परवेजिव है तो उस केस के अंदर मैं विड्रॉ करके चलूंगा पहले, अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, वहां पे डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन इशू करके चलूंगा। ये आपका पूरा प्रोसीजर है, हमने बुक के अंदर नोट्स के अंदर काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से हम कंसीडर करके चलेंगे। वही बात ये की गई। देखो, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देती है तो ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करेगा, साथ साथ अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। अगर ऑडिटर ऑब्टेन ही नहीं कर पाया सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उस केस के अंदर दो केस बनेंगे, या तो पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा, मटेरियल बट नॉट परवेजिव, उस केस के अंदर क्वालिफाई कर दो। बट पॉसिबल इफेक्टिव आपका मटेरियल और परवेजिव है, उस केस के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले विड्रॉ करके चलोगे, विड्रॉ पॉसिबल नहीं है तो उस केस के अंदर डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन इशू करके चलोगे। ये आपका पूरा प्रोसीजर है, एज इट इज ऐसे ही आपको लिखना है। देखो, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, फिर भी आता है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसको आप रीड कर लेना, पूरा ऐसा ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका एसएस 710 का क्वेश्चन है, यहां पे 720 को कट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका है ना सेकंड पॉइंट आप मार्क करना चाहते हो तो कर लो, वैसे तो हमारी बुक के अंदर सारी चीज कवर्ड है। कुबेर टेक सॉल्यूशन लिमिटेड इज द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं? 2025 की। यहां पे आपको 2024 का भी डेटा गिवन है, क्योंकि टू बी प्रेजेंटेड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यहां पे बात की गई है। ओके, यहां पे प्रीवियस ईयर का ऑडिटर बताया गया, करंट ईयर का ऑडिटर बताया गया, प्रीवियस ईयर में एडवर्स ओपिनियन है, प्रीवियस ईयर में एडवर्स ओपिनियन है, इसका इंपैक्ट देखेंगे करंट ईयर पे क्या आएगा, उसी से रिलेटेड यहां पे बात की गई है। तो यहां पे आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का कैसे इंपैक्ट आ सकता है। फिर रीजन फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, रीजन क्या है उसके रिगार्डिंग बात कर दी। मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फॉर द वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, मिसस्टेटमेंट रिमेन अनकरेक्टेड। ध्यान से सुनो, मिसस्टेटमेंट अभी भी अनकरेक्टेड है करंट ईयर के अंदर। पूरा केस स्टडी मैंने क्लास के अंदर एक्सप्लेन की थी हमारे बैच के अंदर, वहां पे मैंने आपको बताया था मिसस्टेटमेंट अनकरेक्टेड है तो क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है और कैसे हम कंसीडर करेंगे, अभी हम नोट्स में भी देखेंगे।
प्रेजेंटेशन का क्या बात की गई कि यहाँ पे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे, इट मींस हमारा ओपिनियन कहां पे होगा, करंट पे भी, प्रीवियस पे भी, तो अब उसके हिसाब से देख के चलना है। ओके, अब पूछा क्या है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सीए रोशन व्हाइल रिपोर्टिंग ऑन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडरिंग द प्रीवियस ईयर एडवर्स ओपिनियन। तो आपकी क्या रिपोर्टिंग ड्यूटीज होगी, आपको उसके रिगार्डिंग बात की गई। सबसे पहले तो आपके प्रोसीजर क्या होंगे उसके रिगार्डिंग कंसीडर करोगे। तो यहां पे आपकी रिपोर्टिंग ड्यूटीज क्या होगी सर, अगर ऑडिटर के रिपोर्ट में प्रायर पीरियड में, एक बात बताओ, प्रायर पीरियड में आपका एडवर्स ओपिनियन इट मींस मटेरियल स्टेटमेंट है, करंट ईयर में भी अनकरेक्टेड है, करंट ईयर में अनकरेक्टेड है, उसको रिजोल्व नहीं किया गया, तो भाई हमारा ओपिनियन करंट ईयर में मॉडिफाई हो जाएगा। उसी के रिगार्डिंग यहां पे बात की गई, हम मॉडिफाई करके चलेंगे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, क्योंकि करंट ईयर में भी वो अभी भी अनकरेक्टेड है। ठीक है, सेकंड केस क्या बोला, व्हाट मॉडिफिकेशन और डिस्क्लोजर आर रिक्वायर्ड इन करंट ईयर ऑडिट रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। करंट ईयर के अंदर कौन कौन से डिस्क्लोजर आएंगे, क्या आपका मॉडिफिकेशन होगा, वो सारी चीज बात की गई। देखो करंट ईयर के अंदर एक तो हमारा ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा, सेकंड डिस्क्लोजर क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रायर पीरियड में जो ऑडिट हुआ है वो प्रीवियस कोई दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किया था, तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्क्लोजर देते हैं, पूरा पूरा हमारे नोट्स के अंदर है, कहीं और तो जाने की नीड ही नहीं है, आपको सारी चीज नोट्स के अंदर मिलेगी। देखो ये हमारा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यस, अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय द प्रीवियस ऑडिटर, उस केस के अंदर क्या डिस्क्लोजर जाएगा सर, ऑडिटर स्टेट सच फैक्ट इन ओएम पैराग्राफ, आपका ओएम पैराग्राफ जाएगा, रिगार्डिंग टाइप ऑफ ओपिनियन क्या है, डेट ऑफ रिपोर्ट क्या है, किस डेट को रिपोर्ट इशू कही है, और प्रीवियस ईयर में किसने ऑडिट किया है, किसने ऑडिट किया है, वो आप लिखते हो। क्योंकि यहां पे मैंने अलग से चार्ट बनाया हुआ है, इसलिए मैंने ये वाला लाइन नहीं लिखी, क्योंकि यहां पे हमको पता है प्रीवियस ईयर ने किसी और ने ऑडिट किया, तभी हम ये पॉइंट लिखने हैं। तो ओएम पैराग्राफ के अंदर आपके ये 3 डिस्क्लोजर भी आने चाहिए। ये हमारा पूरे पूरे केस स्टडीज थी, उसको मैंने चार्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, हमारा पूरा ऐसे यहां पे। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। यस, अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं सेकंड पार्ट का। रेफर करोगे बोथ करंट ईयर फिगर्स को और कोरस्पोंडिंग फिगर्स को, क्योंकि आपका करंट ईयर के अंदर मॉडिफाई हो रहा है, करंट ईयर के अंदर मॉडिफाई हो रहा है, तो हमारा बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन आएगा। बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन है। रेफर करोगे बोथ करंट ईयर फिगर एंड कोरस्पोंडिंग फिगर, और अदर केसेस के अंदर मैटर अनरिजोल्व है, तो भी आप ही लिख के आओगे कंपैरेटिबिलिटी इशू आएगा, इसलिए हम मॉडिफाई करके चल रहे हैं। ये आपका बेसिस आना चाहिए, ये बेसिस आया, ठीक है। अब यहां पे डिस्क्लोजर क्या होगा सर, डिस्क्लोजर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय द अनदर ऑडिटर, टाइप ऑफ ओपिनियन क्या है, डेट ऑफ रिपोर्ट क्या है, वो सारी चीज आप डिस्क्लोज करके चलोगे, वही यहां पे बात की गई। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्लास के अंदर हमने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो ऐसी चीज कॉन्सेप्चुअली तो दिक्कत नहीं आएगी, लर्निंग करने में मैं कह सकता हूं कि यार इतना बड़ा ऑडिट है तो सारी चीज आपको एक साथ रिकॉल नहीं हो सकती, फिर भी थोड़ी थोड़ी तो आपको रिकॉल हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 8, अब आ रहे हैं हम प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चंस को, इसको फास्ट फास्ट कंप्लीट करेंगे, नए क्वेश्चन से, इसलिए मैंने यहां पे इंक्लूड करा हुआ है। देखो यहां पे रोहन है जो कि CAIP है, CAIP, ओके। ये क्या कर रहा है, रोहन असिस्टेंस इन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स फॉर हिज ब्रांड एंड प्रोडक्ट, ओके। रोहन एग्री टू सपोर्ट द क्लाइंट फाइलिंग एप्लीकेशन एंड रिप्रेजेंटिंग हिम एज ए ट्रेडमार्क अटॉर्नी। भैया दिक्कत हो गई, एज पर ESB डिसीजन आपको होना चाहिए, ESB डिसीजन के अंदर लिखा हुआ है आप ट्रेडमार्क अटॉर्नी नहीं बन सकते। क्या मैं एडवाइस दे सकता हूं, यस। क्या मैं एज ए एक्ट कर सकता हूं, एडवाइजर फॉर IP, यस, आप वो भी कर सकते हो। मेंबर इन प्रैक्टिस कैन नॉट एक्ट एज ए ट्रेडमार्क पेटेंट अटॉर्नी, यहां पे आप एडवाइस कर सकते हो इन रिलेशन टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो आपको अलाउ किया गया। मैंने बोला था एडवाइस देना अलाउड है, बट आप खुद एक्ट नहीं कर सकते ट्रेडमार्क और पेटेंट अटॉर्नी, साफ साफ यहां पे बात की गई, तो यहां पे आप गिल्टी हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। यहां पे आपको किसी पर्टिकुलर क्लोज का रेफरेंस लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ESB से कनेक्ट हो गया, तो वहां पे आप सिर्फ ESB का रेफरेंस दोगे चल जाएगा। CA Rohan is correct as CA Rohan actions agreeing to act as a trademark attorney, यहां पे आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा, इसलिए आप इसको एक्सेप्ट करके मत चलना। क्वेश्चन नंबर 9, इसको मार्क कर लो, क्योंकि इसके अंदर है ना आप सिर्फ एक पॉइंट लिख आओगे, इसलिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। पूरा पॉइंट कैसे लिखना है वो आप देखते हैं। मिस्टर रमेश प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पार्टनर है RR एंड एसोसिएट का, रिसेंटली ऑर्डर्ड अ न्यू सेट ऑफ विजिटिंग कार्ड्स लेटर हेड फॉर हिज फर्म। He made following changes in the CA India logo to make the card attractive, okay।
क्या क्या चेंजेस करें? आपने बैकग्राउंड चेंज किया, रिड्यूस करा साइज को, रिप्लेस करा वर्ड इंडिया को, एडेड द ग्रेडियंट इफेक्ट, ओके। ही बिलीव दैट दीज आर द माइनर चेंजेस मेड टू मैच द फर्म ब्रांडिंग। भैया 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 सुनो, हमारा क्लोज 15 था, सॉरी क्लोज 15 नहीं, चैप्टर 15 था आई थिंक, सॉरी चैप्टर 16 था, यस मुझे भी याद नहीं है, चैप्टर 16 था लोगो गाइडलाइंस। लोगो गाइडलाइंस में आपको सिंपल सी एक चीज बोली गई थी कि आप ना ही कुछ चेंज कर सकते, ना ही टिल्ट कर सकते, ना ही टेढ़ा कर सकते, ना ही मेढ़ा कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अपने लोगो जैसा दिया है वैसा वैसा आप यूज करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते मत करो, बट उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने करा तो दिक्कत हो जाएगी। बट सर ये किस क्लोज से लिंक होते हैं? क्लोज 7, क्लोज 7 को अगर आप देखोगे ना तो वहां पे लिखा हुआ था यूजिंग लोगो मोनोग्राम, मोनोग्राम लोगो से रिलेटेड क्लोज 7 के अंदर डिस्कस किया गया था। तो यहां पे आपको क्लोज 7 का भी रेफरेंस लिख के आना है, यहां पे क्लोज 7 आपको एक्सप्लेन करना है, इसके मार्क्स मिलेंगे। ये मेजर स्टूडेंट इसको भूल जाते, क्लोज 7 लिखना है, इसलिए इसको मार्क करके चलो कि अलग क्वेश्चन है। यहां पे आपको क्लोज 7 का रेफरेंस लिखना है क्योंकि लोगो गाइडलाइंस के रिगार्डिंग क्लोज 7 के अंदर भी गिवन है। फिर इसके बाद आपको चैप्टर 16 तो लिखना ही लिखना है लोगो गाइडलाइंस के रिस्पेक्ट में। वहां पे आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी डिजाइन नहीं कर सकते, वो सारी चीज आपको मना कर दिया गया। अगर आप ये कर रहे हो तो आप गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। कहां पे गिल्टी होंगे सर? क्लोज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से एक चीज और, जब मैं बात कर रहा हूं काउंसिल जनरल गाइडलाइंस की, तो सर वहां पे आप क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी क्यों नहीं कर रहे? मैंने वहां पे बोला था अगर कोई पर्टिकुलर क्लोज के अंदर स्पेसिफिकली गिवन है तो वो उस स्पेसिफिक क्लोज के अंदर गिल्टी होगा, अदरवाइज क्लोज 1 पार्ट 1 सॉरी क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पे क्लोज 7 अलग से स्पेसिफिक गिवन है तो वहां पे गिल्टी हुआ है। क्लोज 10, सीए रुद्रा इज अ सीएफओ। देखो इतनी सी लाइन से आपको समझ में आ जाना चाहिए भैया, अब वो है ना सीआईपी तो नहीं है, सीआईपी नहीं है, वो क्या है अब? सीए इन सर्विस है, ओके। Being in the insurance business, the company gets the majority of the client through the agency contract. C. Rudra has the practice of releasing the commission payment on the condition that he get 25% of the commission amount from the agent. सर सिंपल सा पता लग रहा है, देखो एक तो प्रैक्टिस की बात नहीं हो रही, सर्विस की बात हो रही। सर्विस से रिलेटेड हमारे कहां पे है? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर ही गिवन है। सेकंड पार्ट के अंदर भी दो क्लोज है, एक में आप देते हो, दूसरे में लेते हो। यहां पे लेने की बात हो रही है 25%, तो यहां पे कौन सा क्लोज आ गया सर? क्लोज 2 पार्ट 2 शेड्यूल 1। वहां पे बात करते हैं अगर आपने कमीशन और ग्रेटिफिकेशन लिया किससे? अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, लॉयर से, ब्रोकर से। क्यों? क्योंकि उनको आप एंगेज करा रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, तो हम आपको गिल्टी मार के चलेंगे। तो वही क्लोज यहां पे बात की गई, क्लोज 2 पार्ट 2 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर अगर आपने लिया। देखो ये लाइन है जो आपकी मेन लाइन क्लोज की, वो मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहता मैं 100% मैच होनी चाहिए, बट आपकी लैंग्वेज है ना, इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं होनी चाहिए इस पर्टिकुलर लाइंस के अंदर, क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर यहां पे आप ऐसा काम कर रहे हो तो आप गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर, साफ साफ यहां पे बोल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर धर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ग्रेट लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी। ऐसे मार्क करके चलते रहा करो, जब भी आप रीड करो क्वेश्चन को मार्क करते रहा करो, छोटे छोटे पॉइंट कहीं ना कहीं आगे लिंक हो जाते हैं। एज पर द टर्म ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, द होल ऑडिट फी पेबल इन द 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ 1.5 लाख इज 1.5 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट बनाई गई ऑडिट के रिस्पेक्ट में। सेल बी पेड आफ्टर एवरी लिमिटेड रिव्यू डन ऑन क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस आपको फी मिलती रहेगी, ओके। एंड कंक्लूजन ऑफ ऑडिट कमिटी मीटिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ओके। फुल एंड फाइनल पेमेंट शैल बी डन आफ्टर द yearly financial statement and audit report are released. The firm received first 2 payment on the time, while third payment was supposed to be received in the month of January, was received in the March 21st 2025 along with the remaining part of audit fee. Comment on the validity of the fee structure and the term of payment with reference to the relevant provision of Chartered Accountancy Act. सर मुझे समझ ही नहीं आया ये पर्टिकुलर किस क्लोज से, किस गाइडलाइन से, कहां से लिंक कर रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात ऐसी है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो मार्क करो। नॉर्मल एक बार आप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कहां से लिंक कर रहे हैं, बट अगर आप रीड करो अच्छे से, लास्ट लाइन क्या लिखी है यहां पे? फी स्ट्रक्चर की वैलिडिटी के रिगार्डिंग बात की गई है। सर ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था कि ऑडिट की फी, ऑडिटर की फी कैसे होनी चाहिए। हमने हाँ एक क्लोज जरूर पढ़ा था कि परसेंटेज बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, जो कि इस केस के अंदर नहीं है। इंस्टॉलमेंट में चल जाएगी क्या? यस चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फी का स्ट्रक्चर है जो, तो वो तो वैलिड है, ऐसा आप लिख के आ सकते हो। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो एटलीस्ट क्वेश्चन में जो पूछा उसके हिसाब से तो लिखो। तो यहाँ पे फी के स्ट्रक्चर में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। इसके अलावा
टर्म ऑफ पेमेंट है जो आपको मिल रही है पेमेंट, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट से लिंक करो। देखो जो आपको पेमेंट मिल रही है एक टाइप से एडवांस भी मिलती जा रही है, क्योंकि एक तो ऑडिट की फी ऑडिट कंप्लीट होने के बाद मिलती है, आपको ऑडिट कंप्लीट होने से पहले मिल रही है, एडवांस में मिल रही है। एडवांस में फी मिल रही है तो उसके रिस्पेक्ट में बात की करें, चल जाएगा क्या? यस चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एडवांस में आप फी एक्सेप्ट कर सकते हो, यहां पे आप इंडेप्टेड नहीं होंगे। ध्यान से सुनो, 1.5 लाख है इंटू 4 कितना हो गया सर? ये हो गया हमारा 6 लाख। 6 लाख की बात हो गई, 5 लाख से ज्यादा हो गया। वैसे तो 1 लाख का ही प्रोविजन होता है, बट 5 लाख से ज्यादा अगर आप इंडेप्टेड हो स्टेट ऑडिट केस के अंदर, वहां पे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो सर क्या उसके अंदर हमारे यहां पे ये भी इंक्लूड होगा क्या जो हम एडवांस फी ले रहे हैं? नहीं, वहां पे मैंने आपको अच्छे से ध्यान याद करो, मैंने वहां पे लिखवाया भी हुआ है कि आपको अगर प्रोग्रेसिव बेसिस पे फी मिलती है वो आपका कभी भी इसका पार्ट नहीं बनेगी। तो वही बात यहां पे की गई। चैप्टर 10 काउंसिल जनरल गाइडलाइन 2008, अगर आपने एक्सेप्ट करने की कोशिश करी ऐसे एंगेजमेंट जहां पे आप इंडेप्टेड हो या फिर आपने गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है, तो आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकते, साफ साफ मना कर दिया ऑडिट के रिस्पेक्ट में। फिर यहां पे आपका सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 भी आ गया, उसके रिगार्डिंग भी डिस्क्वालिफिकेशन करता है कि 5 लाख से ज्यादा आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो पर्टिकुलर कंपनी एक्ट का सेक्शन भी हमारा ऐसे ही कहते हैं। बट इन दैट केस अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो प्रोग्रेसिव बेसिस पे, वहां पे आप गिल्टी नहीं होगे, साफ साफ बोल दिया गया था उस पर्टिकुलर चैप्टर 10 के अंदर। तो उसी का रेफरेंस आपको देके चलना है, तो इसलिए एक बार आप इसको मार्क करके चलना, एक बार जरूर रीड करके चलना। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, तो इसको मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, Messrs CDR and Associate is one of the 3 firms shortlisted by the JDB Cooperative Bank for the assignment of statutory audit for the financial year 24-25. The bank mailed the list of branches. इसको क्या है, मैं सिंपल सी आप एक बात बता देता हूं। MTP सितंबर 25 का, ध्यान से सुनो, MTP सितंबर 25 का सेम क्वेश्चन सितंबर 25 के एग्जाम में आया। अगर आप MTP RTP नहीं करके जाते, छोड़ के जाते, कौन सा क्वेश्चन आएगा? तो सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, सेम टू सेम क्वेश्चन। यहां पे बोला गया, देखो मैक्सिमम फी आपको लिख दिया, टेंडर निकाला है कोई बैंक ने, उसमें मैक्सिमम फी लिखी है और वो एक्सक्लूसिव सर्विस है किसके लिए? सीए के लिए। तो क्या सर मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं? हाँ सर, मैक्सिमम फी लिखी, एक्सेप्ट कर सकते हैं। भैया वो मिनिमम फी था, मिनिमम लिमिट लगानी चाहिए आपको, मैक्सिमम लगाने से काम नहीं चलेगा, मिनिमम होनी चाहिए तो ही मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। यहां पे आप रिस्पॉन्ड कर दिए तो आप गिल्टी हो जाओगे, साफ साफ इतनी सी बात है, क्योंकि मिनिमम फी नहीं लिखा, मैक्सिमम फी लिखा है। तो वही बात यहां पे की गई क्लोज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल से। यहां पे पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेप्ट कर सकता है, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, आपके एक्सेप्शन में आता है। रिस्पॉन्ड कर रहे तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा एक्सक्लूसिव फॉर सर्विसेज के रिगार्डिंग, ऐसा आपको प्रोविजन लिख के आना पड़ेगा। अगर आप प्रोविजन सही से नहीं लिख के आ रहे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम फी लिखा गया, मिनिमम फी नहीं लिखा गया, इसलिए आप गिल्टी हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके नए क्वेश्चन है। यहां पे सिंपल सी बात इतनी कही गई कि देखो टॉप 1000 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप ऑडिटर हो उस कंपनी के। अब आप क्या हो? स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो हो। अब उस कंपनी को जब वो टॉप 1000 के अंदर आ रही तो कहीं ना कहीं BRSR रिपोर्ट बनानी पड़ती है, हमने ESG के अंदर देखा था। यस सर। अब BRSR रिपोर्ट बना कौन रहा है? सर बना मैं ही रहा हूं, इट मीन CSIL बोल रहा है, देखो स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी मैं, BRSR रिपोर्ट भी मैं, सारा काम मैं ही कर लूंगा भैया, तुम कुछ मत करो। तो यहां पे आप गिल्टी होंगे नहीं होंगे? यस सर गिल्टी हो जाएंगे, क्योंकि एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर आप BRSR रिपोर्ट नहीं बना सकते, साफ साफ मना कर दिया। ESG के जो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के, सॉरी ESB के जो रीसेंट डिसीजन है उसके अंदर साफ साफ बोला गया था कि आप यहां पे नहीं कर सकते। बट सर क्या मैं BRSR के रिगार्डिंग एश्योरेंस दे सकता हूं क्या? यस आप एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हो। क्या सर मैं BRSR के रिगार्डिंग एडवाइस दे सकता हूं क्या? यस आप एडवाइस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या मैं खुद रिपोर्ट बना सकता हूं? नहीं बना सकते, साफ साफ मना कर दिया गया। तो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के रेफरेंस देके आप यहां पे साफ साफ मना कर दोगे। BRSR रिपोर्ट अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही बनाएगा, कोई और बनाए चल जाएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही बना रहा है, उस केस के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर। बी पार्ट, Messrs R and Company, a firm of chartered accountant, received 2 lakh as advance against the professional services. Okay. जब एडवांस की बात आएगी ना तो आपको दो चीज ध्यान आनी चाहिए। एक तो चैप्टर 10 किसका, जो हमारे इंडेप्टनेस के रिगार्डिंग बात करता है। एक आना चाहिए आपका कहां पे, जहां पे आपको एडवांस में अगर फी मिल रही है तो आपको अलग से रखना नहीं है, अलग से सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर, अलग से बैंक अकाउंट के अंदर, और यूटिलाइज नहीं करना क्लाइंट के हिसाब से। हमारा क्लोज 10 था, उसके हिसाब से नहीं चलना, उसके रिगार्डिंग आपको ध्यान आना चाहिए।
Additionally, the institution entrusted 10 lakh to the firm for the specific purpose of investment in designated securities. The auditor deposited it in the saving bank account and no investment was made in the next 3 months. साफ साफ ऐसा बोल दिया यहाँ पे, देखो आपको एक तो 2 लाख रुपए एडवांस मिले प्रोफेशनल फी के रिस्पेक्ट में, एक आपको 10 लाख रुपीस दिए गए क्लाइंट के तरफ से कि आप इसको हमारी एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देना, बट वो सिक्योरिटीज की अभी तक इन्वेस्टमेंट की नहीं, बोला नहीं अभी कि अभी इन्वेस्ट करो, नहीं, वो बोले जब भी हम बोलेंगे आप इन्वेस्ट कर देना, बट अभी तक इन्वेस्टमेंट हुई नहीं और आपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर डाल रखा है। तो सर सबसे पहले तो बात आती है हमारी क्लोज 10 की। क्लोज 10 बोलता है अगर आपको कोई पैसा मिलता है अदर देन फी और रेम्यूनरेशन, तो आपको या तो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा या विद इन टाइम आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा विद इन रीजनेबल टाइम। तो सर यहाँ पे फी और रेम्यूनरेशन के अलावा बोला, क्या सर एडवांस फी हमारी उसके अंदर कवर होती है? यस, इट मींस एडवांस फी के ऊपर आपका क्लोज 10 नहीं लगेगा। सेकंड बात आती है सर जो मुझे पेमेंट मिला है 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में, मैंने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर डाला हुआ है, तो क्या मैं अपनी सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर डाल सकता हूं? नहीं डाल सकते, आपको या तो विद इन रीजनेबल टाइम यूटिलाइज करना है। तो सर 3 मंथ तक तो मैंने यूटिलाइज नहीं किया, नहीं कर पा रही, तो आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना चाहिए था, आपने खुद के सेविंग बैंक अकाउंट में डाला हुआ है, गिल्टी हो जाओगे। तो वही बात यहां पे की गई। ए पार्ट के अंदर आप ईएसबी के जो डिसीजन है एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के, उसके रिस्पेक्ट में लिखोगे, देखो आपको बीआरएसआर रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते, आप एश्योरेंस प्रोवाइडर बन सकते हो, आप यहां पे एडवाइजरी भी दे सकते हो, बट खुद नहीं कर सकते। इन दी गिवन केस आप यहां पे गिल्टी हो जाओगे। सेकंड, क्लोज 10 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल के अंदर साफ साफ बोल दिया अगर आप फेल हो गए टू कीप द क्लाइंट मनी तो आप गिल्टी हो जाओगे। उसी के रिगार्डिंग यहां पे बात करी, यहां पे आपका फैक्ट ऑफ द केस आया, यहां पे आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर दिया। कंक्लूजन आपका दोनों के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, एक तो आप बोलोगे कि 2 लाख के रिस्पेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप बोलोगे क्लोज 10 के अंदर 10 लाख के रिस्पेक्ट में आप लिखोगे। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, इसके रिस्पेक्ट में यहां पे बात की गई कि कितनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हो। हमने देखा था पर पार्टनर कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। तो कितने पार्टनर है यहाँ पे, मिस्टर जैज एंड कंपनी, मैसर्स जैज एंड कंपनी, इसके अंदर 2 पार्टनर है, सीएजे एंड सीएजेड। तो इस फर्म के अंदर कितनी एक्सेप्ट कर सकते हैं, 120। कितनी आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखी है, यहां पे हम देखते हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट के, नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट के 30, 35 यहां पे है, 70 यहां पे है, इट मीन टोटल हो गए आपकी 105। ओके, आगे रीड करते हैं। सीएजेड इंडिविजुअल भी, खुद की भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऑडिट ले रखी है उसने, कितनी, 9 और 4 13 इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऑडिट ले रखी है, टोटल हो गए आपके 118। आप कितने एक्सेप्ट कर सकते हो, 120। तो अभी भी आप 2 और एक्सेप्ट कर सकते हो। अब बात आती है यहां पे क्वेश्चन की, 3 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट आपके पास आ रहे हैं सेक्शन 44 ए बी के, क्या तीनों एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं, आप 2 ही एक्सेप्ट कर सकते हो, एक एक्सेप्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट, 4 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट आपके पास आ रहे हैं 44 एडी के। सर 44 एडी तो एक्सेप्शन के अंदर आ जाता है, इसको इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे, इट मींस इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ये 120 के अंदर इंक्लूड नहीं होता, इसलिए आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। देखो जब मैं बात कर रहा हूं कॉर्पोरेट क्लाइंट के, नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट के, तो इस केस के अंदर दोनों को सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों को आप इंक्लूड करके चलोगे। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इसका आंसर है इसको जस्ट रीड कर लेना, क्योंकि काफी लेंथी है, इसको जस्ट एक बार रीड करके चलना। पूरा कैलकुलेशन इन्होंने थियोरेटिकली की है। ये पूरा हमारा प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हमारे 4 to 5 क्वेश्चंस बचे हैं, इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। डिजिटल ऑडिट की जब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15, तो ये आपके अलग क्वेश्चन है, इसको मार्क करके चलना है, इसको आपको अच्छे से करने पड़ेंगे क्वेश्चन 15 एंड क्वेश्चन 16 को। KLM Industry Limited, a mid-sized company engaged in the consumer electronic manufacturing, has recently undergone a major digital transformation by implementation of fully automated production tracking system, cloud-based accounting software and blockchain-based vendor payment system। आपने पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है अपनी एंटिटी का। These changes were introduced during the financial year 24-25. The management believe that these technologies will increase the efficiency and reduce the chance of error। तो मैनेजमेंट बोलिए देखो यार ये टेक्नोलॉजी का आना जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं एरर कम करेगी, हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, वो सारा बेसिक बात है। एट द एंड बोला क्या है, What steps should you take to evaluate the impact of the such technology changes on the company's internal control and financial reporting? आप क्या इवेल्युएट करोगे, कैसे इवेल्युएट करोगे, इनका इंपैक्ट क्या आएगा, जो टेक्नोलॉजी का चेंजेस हुआ है उसका इंपैक्ट क्या आएगा, कैसे हम इवेल्युएट करेंगे, उसके रिगार्डिंग यहां पे बात की गई। तो ये अलग क्वेश्चन है।
इसके रिगार्डिंग आपको लर्न करना पड़ेगा और आपको थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड सोचना पड़ेगा। सर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुआ है तो उसके रिगार्डिंग जब मैं डिजिटल ऑडिट करूंगा तो मुझे एक चीज तो पता होनी चाहिए, मुझे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि कहीं पे भी कुछ गड़बड़ ना हो। सेकंड, आप देखोगे जो भी टेक्नोलॉजी के चेंजेस हुए उसके रिगार्डिंग प्रॉपर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा वो चेक करोगे, उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है आप वो चेक करोगे, उसके रिगार्डिंग कंट्रोल्स कैसे हैं वो आप चेक करोगे। मेंटेन सफिशिएंट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अंडरस्टैंड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है न्यू टेक्नोलॉजी का, आप वो उसको समझोगे। उसके बाद आपका टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट क्या है फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस पे, वो सारी चीज आप कंसीडर करोगे। इसके बाद मैनेजमेंट के जो कंट्रोल कैसे ऑपरेट मेंटेन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में आपको उसके रिगार्डिंग भी असेस करना पड़ेगा। तो इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना और लर्न भी कर लेना। पॉइंट्स हार्ड नहीं है, आप एज ए ऑडिटर क्या करोगे, मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रखूंगा। सेकंड मैं क्या करूंगा कि यार अंडरस्टैंडिंग लूंगा जो जो टेक्निकल चेंजेस आए हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं। थर्ड, उसका इंपैक्ट कैसे आ रहा है आपको वो भी चेक करना पड़ेगा। उसके रिस्पेक्ट में जो कंट्रोल है उसको भी असेस करना पड़ेगा। ये आपके 4 पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 16, Sujal is appointed as an auditor of Cassis Limited, a company heavily dependent on digital platform for its core business operations and financial reporting. During the preliminary discussion with management, Sujal observed following gaps. देखो अभी तक आपका सिर्फ डिस्कशन हुआ है मैनेजमेंट के साथ और आपको कुछ ऑब्जर्वेशन मिली। क्या क्या? एक तो कोई भी रिस्क असेसमेंट नहीं हो रहा आईटी एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में, कोई डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेटेजी नहीं है, कंपनी ने सही से क्लासिफाई नहीं करा हुआ इंफॉर्मेशन एसेट्स को, नो डिफाइंड रोल सच एज CISO, उसका कोई रोल नहीं है। फिर यहाँ पे मतलब इट मींस कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे नॉन कंप्लायंस के रिस्पेक्ट में पता लगा, आपको पता लग रहा है कि यार यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, कंट्रोल भी सही से नहीं लगे हुए, वो सारी चीज आपको पता लगी। एज ए ऑडिटर व्हाट शुड सुजल्स फर्स्ट स्टेप्स वी इन रिस्पॉन्स टू द अबोव मेंशन ऑब्जर्वेशन, जो ऊपर ऑब्जर्वेशन उसके रिस्पेक्ट में सुजल का फर्स्ट स्टेप क्या होगा। देखो सर फर्स्ट स्टेप की जब बात करी गई स्टेप्स की, स्टेप्स हमने कहां पे देखे थे सर डिजिटल ऑडिट के अंदर, जब साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात करें तो सिंपल सी बात है साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंदर हमने देखे थे स्टेप्स कौन कौन से आएंगे सर। सबसे पहला स्टेप था आइडेंटिफाई करो रिस्क को, वही स्टेप्स के रिगार्डिंग यहां पे बात की गई, वहां पे डिटेल में चला गया, इसलिए इसको भी आप कंसीडर करके चलोगे। आइडेंटिफाई द रिस्क, आइडेंटिफाई द रिस्क, इसके रिगार्डिंग ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, यहां पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे। पॉइंट क्या क्या लिखने पड़ेंगे, एक होती है आपकी इंफॉर्मेशन एसेट्स। सर ये इंफॉर्मेशन एसेट्स क्या होती है? इंफॉर्मेशन एसेट्स मींस जैसे आपका पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये एक टाइप से इंटेंजिबल है, जो आपके IPR राइट्स होते हैं वही बात की गई। अब जो ये एसेट्स होती है इसको मेंटेन एंड पीरियडिकली रिव्यू होने चाहिए इन्वेंटरी का, आप वो कंसीडर करोगे आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग कि यार मेंटेन हो रहे हैं, पीरियडिकली रिव्यू हो रहे हैं इन्वेंटरी का। सेकंड, क्लासिफाई करोगे, प्रायोरिटाइज करोगे प्रोटेक्शन इन इंफॉर्मेशन एसेट्स के रिस्पेक्ट में, क्या कैसे प्रायोरिटाइज हो रही है, कैसे प्रोटेक्शन हो रही है, वो सारी चीज को आप कंसीडर करके चलोगे। सेकंड पॉइंट ये हो गया। फिर रिस्क असेसमेंट एंटिटी कंडक्ट करा रही है नहीं करा रही, किसके रिस्पेक्ट में, टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में, डेवलप कर रही है नहीं कर रही, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी आपकी वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में, वो सारी चीज कंसीडर करोगे। और जो रिस्क असेसमेंट परफॉर्म हो रही है उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी रिस्क को इंक्लूड किया नहीं किया, वो आप कंसीडर करोगे। तो वही सारे पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किए गए। एंटिटी शुड कंडक्ट अ पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट, डिटरमाइन करोगे जो भी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कंसीडर हो रहा है उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी रिस्क को कंसीडर किया नहीं किया। इसके अलावा मेंटेन एंड पीरियोडिकली रिव्यू होने चाहिए इन्वेंटरी के इंफॉर्मेशन एसेट्स का। साथ में क्लासिफाई करो, प्रायोरिटाइज करो प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स का। मैनेजमेंट नीड टू आइडेंटिफाई इफ एनी एस्टेब्लिश आर रिस्क बेस्ड सिक्योरिटी प्रोग्राम कैन बी लेवरेज और नोट, वो सारी चीज आप कंसीडर करोगे। तो इसको भी आप रीड करना प्लस में लर्न करना। मानता हूं ये दोनों क्वेश्चन थोड़ी से अलग हैं, बट आपको ये लर्न करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये आपके RTP MTPs के क्वेश्चन है। ये आपका MTP का है, ये भी आई थिंक MTP का है, ये भी आपका MTP या RTP का क्वेश्चन है। तो ये आपको अच्छे से एक बार लर्न कर लेना। हम कोई रिस्क लेके नहीं चलना चाहते, इनको आप लर्न करके जरूर चलना। अब आता है ESG का क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लो। MTP September 25, देखो MTP के काफी क्वेश्चन अच्छे आए हैं September 25 के। XYZ लिमिटेड लिस्टेड एंटिटी इज प्रिपेयरिंग इट्स एनुअल रिपोर्ट। देखो लिस्टेड एंटिटी की बात करते तो कहीं ना कहीं BRSR की बात कर रहा होगा ESG के अंदर। आगे देखते हैं। द कंपनी हैज ऑपरेशंस इन मैनी कंट्री एंड इंप्लीमेंटेड पॉलिसीज ऑन एथिक्स, डाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। द मैनेजमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू अलाइन इट्स रिपोर्टिंग विद द नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिपोर्टिंग बिजनेस कंडक्ट।
As part of BRSR submission, the company provide information on workforce strength, gender diversity, number of subsidiaries, and policies of human right. It also discloses data on energy consumption, carbon emissions, and the number of employees trained in sustainability practices. However, it does not include life cycle assessment or detail of its biodiversity conservation initiatives. Identify which sections of BRSR reporting framework as covered by XYZ Limited based on the disclosure mentioned. Also comment with respect to XYZ Limited has complied with the minimum mandatory disclosure or not. देखो यहां पे पूरा क्वेश्चन अलग ही चला गया। यहां पे बोला गया एक तो आप BRSR रिपोर्टिंग के रिस्पेक्ट में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। हमने अपने नोट्स के अंदर देखा था सर 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर आपके जनरल डिस्क्लोजर होते हैं, सेक्शन बी के अंदर आपकी पॉलिसीज आती है, सेक्शन सी के अंदर आपकी प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट आती है, जहां पे आपका एक एसेंशियल इंडिकेटर्स होता है, एक आपका लीडरशिप इंडिकेटर्स होता है। वो सारी चीज हमने कंसिडर किया था। वही आप प्रोविजन लिख के आना है आपको। सेक्शन ए जनरल डिस्क्लोजर आ जाएगा, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर आ जाएगा, फिर प्रिंसिपल वाइज आपकी परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर होता है जिसके अंदर आपका एसेंशियल इंडिकेटर आ जाता है, लीडरशिप इंडिकेटर आ जाता है। ये हो गया आपका पूरा पूरा प्रोविजन। 60 to 70% मार्क्स इसी के हैं। अब आगे क्या बोला गया, आप यहां पे देखो जो भी हमने ऊपर डिस्क्लोजर दिए हैं वो उसके अंदर कौन कौन से सेक्शन का कौन सा डिस्क्लोजर आपको ये बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात आती है सर डिस्क्लोजर की, वर्कफोर्स स्ट्रेंथ, जेंडर डाइवर्सिटी, नंबर ऑफ सब्सिडरीज की। ये सब कहीं ना कहीं जेंडर डाइवर्सिटी की बात करी, नंबर ऑफ सब्सिडरीज की बात करी, इट मींस ये कंपनी की इंफॉर्मेशन बता रहा है, हमारे एम्प्लॉयज की डिटेल बता रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जनरल डिस्क्लोजर के अंदर कवर हो जाता है, क्योंकि जनरल डिस्क्लोजर के अंदर हमारा एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल आ जाती है, होल्डिंग सब्सिडरी की डिटेल आ जाती है, तो ये हमारे जनरल डिस्क्लोजर का पार्ट बनेगा। आगे के डिस्क्लोजर देखते हैं, पॉलिसीज ऑन ह्यूमन राइट। सर पॉलिसीज की रिगार्डिंग तो हम सेक्शन बी के अंदर बात करते हैं, यस। ये हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर की रिगार्डिंग बात करते हैं, तो यहां पे आपका पॉलिसीज कवर हो जाएगा। थर्ड, एनर्जी कंजम्पशन, कार्बन एमिशंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ट्रेन इन सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, ये आपके मैंडेटरी डिस्क्लोजर का पार्ट बनेगा। सेक्शन सी के अंदर मैंडेटरी डिस्क्लोजर का पार्ट बनता है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। देखो कार्बन एमिशंस ये सारी चीज तो हमें पता है मैंडेटरी के अंदर आएगा, ये पॉइंट आप लर्न कर लेना। नंबर ऑफ एम्प्लॉय ट्रेन इन सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, क्योंकि ऐसा एमसीक्यू बन के आ सकता है कि अगर आपको एमसीक्यू के अंदर ये वाला पॉइंट दे दिया हो, फिर आपसे पूछे कि मैंडेटरी या लीडरशिप का है, तो आपको वहां पे पता होना चाहिए मैंडेटरी डिस्क्लोजर के अंदर कवर होगा। It does not include life cycle assessment and detail on its biodiversity conservation initiatives. देखो जब मैं बात कर रहा हूं इनकी लाइफ साइकिल असेसमेंट की और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स की, ये आपके मैंडेटरी डिस्क्लोजर के अंदर नहीं आते, ये आपके कवर होते हैं लीडरशिप के अंदर। इट मींस ऑप्शनल। जब ये ऑप्शनल है तो कहीं ना कहीं आपने अगर इनको इंक्लूड भी नहीं किया तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैंडेटरी डिस्क्लोजर तो आपने कवर कर दिए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेक्शन ए के अंदर आपका वर्कफोर्स स्ट्रेंथ आ गया, जेंडर डाइवर्सिटी आ गया, नंबर ऑफ सब्सिडरीज आ गए, ओके। सेक्शन बी की जब बात करें, डिस्क्लोजर ऑन पॉलिसीज ऑन एथिक्स, डाइवर्सिटी, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, ये सारी चीज आपके कहां पे कवर हो गए, सेक्शन बी के अंदर। फिर आता है सेक्शन 3 जहां पे आपका एनर्जी कंजम्पशन, कार्बन एमिशन, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड टू ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, ये सारे आपके मैंडेटरी एसेंशियल इंडिकेटर आ गए सेक्शन सी के। फिर यहां पे बात की गई सर मिनिमम मैंडेटरी डिस्क्लोजर है, उसके बाद जो आपके लाइफ साइकिल असेसमेंट है वो सारी चीज कंसीडर नहीं करेंगे, चल जाएगा क्योंकि वो आपके लीडरशिप इंडिकेटर्स के अंदर कवर होता है। इट मींस इट इज ऑप्शनल, तो ये आपको अलग से कवर करके चलना पड़ेगा। इसको भी मार्क करके चलो, अलग क्वेश्चन है बिल्कुल ईएसजी का, इसको मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको होमवर्क देता हूं, हमारा पास्ट ईयर पेपर का May 25 का क्वेश्चन है। इसको रीड करो, फिर आप पता करो कि कौन सा प्रिंसिपल आएगा। प्रिंसिपल 80 आएगा, ये हमको ऑलरेडी पता है, बाकी आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना क्वेश्चन नंबर 18 को। इंटरनल ऑडिट का डायरेक्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 19, इतनी बड़ी केस स्टडी, बट लास्ट में पूछा क्या है, डज द अबव फॉल विद इन द परव्यू ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय CIA। जो यहाँ पे एक्टिविटीज परफॉर्म की गई है वो आपके क्रिटिकल एक्टिविटीज के अंदर कवर होता नहीं होता। सर क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या होती है, हमने इंटरनल ऑडिट के अंदर हमारा एक टॉपिक है क्रिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय CIA,
उसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज का पार्ट है, हमारे नोट्स के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है ये सारी चीजें, तो यहाँ पे आपने वो लिखा, फिर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा कि यहाँ पे कवर होता नहीं होता, उसके रिगार्डिंग आप बता दोगे। हेंस इट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज, वो आपका कंक्लूजन हो गया। जस्ट रीड कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 20 बैंक ऑडिट का, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क करके चलो, कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे आए हैं एमटीपी के अंदर। क्लीम लिमिटेड इन इशूइंग द क्रेडिट फैसिलिटी लिमिटेड सैंक्शन फ्रॉम द लुधियाना ब्रांच ऑफ डीडीएल लिमिट बैंक फॉर 300 CR। आपने सीसी क्रेडिट फैसिलिटी, सॉरी कैश क्रेडिट फैसिलिटी को आप ने ली है, उसकी फैसिलिटी एंजॉय कर रहे हो आप, 300 CR की फैसिलिटी है, कौन सी बैंक से ली? डीडीएल बैंक से। However, for practical considerations, various sublimit has been fixed for the borrower company for operations at Amritsar, Patiala, Rajpura branches of the same bank. देखो अलग बैंक की बात नहीं की गई, एक बैंक ने ही दी है 300 CR की सीसी, बट उसको ना सब डिवाइड कर दिया गया मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर, मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर सब डिवाइड कर दिया गया। तो सर क्या मैं ब्रांचेस वाइज लेके चलूंगा या मैं पूरा ओवरऑल बैंक कंसीडर करूंगा? अरे यार सिंपल सी बात है ना, पूरा ओवरऑल बैंक कंसीडर करते हैं, ब्रांच वाइज कौन दिखता है, इसीलिए यहां पे आपको एक वो कंसीडर करना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे। द मैनेजर ऑफ अमृतसर ब्रांच नोटिसेस दैट देयर आर नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है इन सब लिमिट अकाउंट बीइंग ऑपरेटेड एट अमृतसर ब्रांच फॉर मोर देन 90 days एज ऑन 31st March 2025. Discuss the approach of CA Chris, statutory branch auditor of Ludhiana branch of DDL Bank in the matter of assets classification of above borrower account. तो यहां पे पूछा गया आप अमृतसर ब्रांच के ब्रांच ऑडिटर हो, उसमें आप इस मैटर को कैसे एड्रेस करोगे? तो सर सिंपल सी बात है, यहां पे सर एनपीए होने की बात कहां से लिखी आई है? एसेट्स क्लासिफिकेशन में आप बात कर रहे हो तो एनपीए कैसे हो सकता है? तो यहां पे मैंने जब आपको रिवीजन करा रहा था, आप मेरे रिवीजन वीडियो देख सकते हो बैंक ऑडिट के रेस्पेक्ट में, डिटेल रिवीजन वीडियो, या फिर चार्ट के अंदर मैंने आपको लिखवाया था कैश क्रेडिट कब कब आपका एनपीए हो सकता है, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको अच्छे से लिखवाया था, जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए। आउट ऑफ ऑर्डर मींस अगर आपका बैलेंस लेस देन डीपी और सैंक्शन लिमिट है और आपका कोई भी क्रेडिट नहीं हुआ फॉर कंटिन्यूअस और फॉर द 90 डेज, आपका कितने पीरियड का? 90 डेज तक आपका कोई भी क्रेडिट नहीं हुआ ऑन द बैलेंस शीट डेट तक, तो उस केस के अंदर हम क्या मान के चलते हैं? एनपीए। उस केस के अंदर हम एनपीए मान के चलते हैं। ये क्रेडिट फैसिलिटी है क्या? यस सर। 90 डेज तक क्रेडिट नहीं हुआ क्या? यस सर, बात ठीक है। बट ब्रांच के अंदर बात की गई है, बाकी ब्रांचेस के अंदर भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, उसी के रिगार्डिंग यहां पे बात की गई। Sometimes a customer is sanction a cash credit limit at one branch and authorized to utilize such overall limit as such other branches also. फिर यहां पे बात की गई the determination of status of account as NPA or otherwise should be determined at the limit sanctioning branch with reference to the overall sanction limit drawing power not by each of other branch. जिस ब्रांच ने सैंक्शन किया है उस ब्रांच की लिमिट को हम कंसीडर करके चलेंगे, बाकी ब्रांच को कंसीडर करके नहीं चलेंगे। साफ साफ बोल दिया, एनपीए कैलकुलेट करते टाइम, एनपीए को कंसीडर करते टाइम the auditor of limit sanctioning branch should examine whether it received particular of all the transaction in the account at sub limit branch and whether the status of the account has been determined considering the total position of operation or not. वो सारी चीज आप कंसीडर करके चलोगे, इसको अच्छे से रीड कर लेना। फिर कीपिंग इन व्यू अबो क्रिस शुड कंसिडर एसेट्स क्लासिफिकेशन कंसिडरिंग द टोटल पोजीशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ अकाउंट एट ऑल कंसर्न ब्रांचेस, सारे ब्रांचेस को कंसिडर करके चलोगे, उसी के रिगार्डिंग यहां पे बात की गई। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऐसा करके चलेगा। हेंस द अमृतसर ब्रांच हैज फॉलो द एसेट्स क्लासिफिकेशन मेड बाय द लिमिट सैंक्शनिंग ब्रांच, क्योंकि अमृतसर ब्रांच आपका लिमिट सैंक्शनिंग ब्रांच नहीं है, इट मींस लिमिट सैंक्शनिंग ब्रांच जैसा आपको एसेट क्लासिफिकेशन बताएगा आपको सिर्फ वैसा ही क्लासिफिकेशन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे पूरा डिपेंड होता है लिमिट सैंक्शनिंग ब्रांच के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21, यू आर ऑडिटिंग द ब्रांच ऑपरेशंस ऑफ एक्सिस बैंक, अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। यहां पे पूछा क्या है? ऑन पॉइंटिंग आउट द अबोव, branch manager replied that they are relying on the internal control framework to mitigate such risk. Based on the above situation, explain the internal control that bank is expected to implement in the areas of loan and advances. इंटरनल कंट्रोल की बात की गई लोन एंड एडवांसेस के ऊपर, तो सर साफ साफ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, सर कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल होते हैं लोन एंड एडवांसेस के ऊपर? वहां पे आपका क्या होता है, अगर बोरोवर भैया तुम आ रहे तो तेरी क्रेडिट वर्थनेस चेक करूंगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके आ,
डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पे करो, बैंक के नाम पे करो, फिर आप उसके साथ सिक्योरिटी लेके आए हो, सिक्योरिटी का आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, साथ साथ सिक्योरिटी में आपका डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस नहीं उसको क्या बोलते हैं, सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए, यस सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए। फिर आप बैंक के नाम पे डॉक्यूमेंट कराओ, आपको मिल जाएगा। डीपी लिमिट होनी चाहिए, विद इन द लिमिट के अंदर होनी चाहिए डीपी आपकी, वो सारी चीज आप कंसिडर करोगे। ये आपका क्या था, पूरा पूरा इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में था। इसको रीड कर लेना, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 22, इसको 22 कर लेना, 23 क्वेश्चन है ओवरऑल हमारे। इसको है ना मैं आपको होमवर्क देता हूं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कहां से लिंक करता है सर, अगर मैंने कहीं ना कहीं किसी ने पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, तो मैंने उसकी प्रॉपर्टी को एब्जॉर्व कर लिया, इट मींस प्रॉपर्टी का क्लेम ले लिया अपने पास, बैंक ने अपने खुद के पास कर लिया। सेटिस्फैक्शन ऑफ लोन डिफॉल्टेड बाय द बोरोवर, आप उसकी प्रॉपर्टी को ले आए। अब वो प्रॉपर्टी को लेके आए तो उसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर का क्या प्रोसीजर होता है, हमने देखा था। आप सेक्शन 9 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसको फॉलो करके चलोगे, क्योंकि आप खुद होल्ड नहीं कर सकते, आपको ऑक्शन के अंदर डालना पड़ेगा। कौन से एसेट्स के अंदर आएगा, वो अदर एसेट्स के अंदर क्लासिफाई होता है, वो सारी चीज आप कंसिडर करोगे। वही सारी चीज यहां पे पूछा गया। अदर प्रोसीजर क्या क्या होंगे ऑडिटर को, वो सारी बात करोगे। अदर एसेट्स के अंदर कवर होता है। सेक्शन 9 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर आप खुद होल्ड नहीं कर सकते, आपको एक लिमिटेड पीरियड तक होल्ड करके उसको ऑक्शन के अंदर डालना पड़ेगा। ये सारे नोट्स के ही पॉइंट्स हैं। ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23 SRE 2400 के रिस्पेक्ट में, काफी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। स्टेट द फ्रेजेस टू बी इंक्लूडेड इन कंक्लूजन पैराग्राफ एज अप्रोप्रिएट। कौन से एस से SRE की बात कर रहा है, SRE 2400 की बात कर रहा है। आप क्वेश्चन को रीड करोगे पता लग जाएगा। तो यहां पर डायरेक्ट पूछा गया कंक्लूजन पैराग्राफ के अंदर कौन कौन से फ्रेजेस को यूज करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपका अनमोडिफाइड ओपिनियन होगा तो क्या इंक्लूड करोगे, वैसा आपका ओपिनियन होगा तो क्या इंक्लूड करोगे। बेस्ड ऑन द आवर रिव्यू रिपोर्ट, क्या आपका मतलब पूरा पूरा जैसे हमारा ड्राफ्ट होता है ना, वो लिखा गया, ड्राफ्ट पूछा गया, आपने ड्राफ्ट लिखा। मैटर टू बी इंक्लूडेड इन द बेसिस फॉर कंक्लूजन पैराग्राफ के अंदर क्या मैटर इंक्लूड करोगे, उसके रिगार्डिंग बात किया गया। यहां पे जस्ट इसको रीड कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसको जस्ट एक बार आप रीड करके चलना, ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको रीड कर लेना। दैट्स ऑल। हमारे 1 घंटे के लेक्चर हो गए। 1 घंटे के अंदर हमने 23 क्वेश्चंस को कंप्लीट करे, जो कि हमारे न्यू क्वेश्चंस है। सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये पीडीएफ कहां पे मिलेगी सर न्यू क्वेश्चंस की, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं वहां पे गूगल ड्राइव की लिंक डाल दूंगा, जिसके अंदर सारे जितने भी नोट्स हैं मेरे, जितने भी एबीसी कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या फिर किसी के नोट्स हैं, चार्ट्स हैं, सब चीज मैं उसी के अंदर डाल दूंगा, सो दैट आपको एक जगह ही एक्सेस मिल जाए। और हमारी प्लेलिस्ट भी है जैन 26 के रिस्पेक्ट में, उसके अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है, काफी सारी आ चुकी है, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। वो हमारी प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो यूट्यूब को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी बैच एनरोल करना है इनमें से, तो आप एनरोल कर सकते हो। हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ये हमारे ऐसे विद एथिक्स बैच है और हमारा शास्त्र बैच है। कोई भी एनरोल करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सो थैंक यू गाइस।